चलिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है भैया हमारे पास? क्या है हमारे पास? लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स। ठीक, अब लंग जो है उसमें अगर आप देखोगे तो दो टाइप का पार्ट है लंग का, एक आपका कंडक्टिंग जोन और एक कंडक्टिंग जोन और एक, बोलो, हाँ, एक्सचेंज जोन और ब्रीथिंग जोन। छोड़ दो ब्रीथिंग में, एक्सचेंज बड़ी ठीक है। और एक्सचेंज जोन, ठीक है, एक कंडक्टिंग जोन और एक एक्सचेंज जोन। अब देखो छोटा सा एक डायग्राम देखते हैं। तो जैसे ये पेड़ लंग है, तो लंग जो रहता है बेटा, अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फ्लैप मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लॉटिस मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लैरिंग्स मिलेगा। ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया कंटिन्यू होगा ब्रोंकाई में, ठीक है, ट्रैकिया कंटिन्यू होगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो रहता है फिर डिवाइड होगा और प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में, मोटी मोटी ब्रांचेस में कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अगर अपन देखें, ऐसे बहुत सारे थोड़े से मोटे मोटे से ब्रांचेस में ये कंटिन्यू होगा। समझ आ गया बात? तो ब्रोंकाई आगे चल के और डिवाइड होगा। मतलब कुल मिलाकर के डिवाइड क्यों होता है, उसको एकदम पतला होना है। पतला होते होते कहाँ तक पहुंचना है, एकदम पतला होते होते उसको एल्विलाई तक पहुंचना है। ऐसा पतला क्यों होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। बेटा सरफेस एरिया तो कम होते जा रहा है, ट्यूब का सरफेस एरिया तो कम हो रहा है। यहाँ देखोगे, इसका देखो, इसका एरिया दिख रहा है, इसका डायमीटर देखो कितना ज्यादा है, इसका डायमीटर कम हो गया। ट्रैकिया से ब्रोंकाई का डायमीटर कम हो गया ना। ट्रैकिया का ज्यादा है एरिया, ब्रोंकाई का उससे कम है, और जो माइनर ब्रोंक्यूल्स हैं उसका और कम है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या फायदा होगा उससे? प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया जितना कम होते जाएगा प्रेशर बढ़ते जाएगा, सिंपल फिजिक्स है ना। तो एरिया कम होने से क्या फायदा होता है, प्रेशर बढ़ते जाएगा अंदर की तरफ। हाई प्रेशर होगा तभी तो गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, पहला, ठीक है। तो एक तो ये क्या होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है। तो ट्रैक कंडक्टिंग जोन में क्या क्या जाएगा भाई, आपका ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया फिर कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद ये ब्रोंकाई जो रहता है फर्दर डिवाइड होगा पतले पतले से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब एकदम पतले पतले जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं और क्या बनेंगे बेटा, हाँ, हाँ, वो इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेंगे। अब ये ब्रोंक्यूल फिर से डिवाइड होंगे आगे, और फिर क्या बनेगा, एक एक्सचेंज ट्यूब एंड एक्सचेंज सैक। देन वो आगे चल के वो जुड़ेगा किससे, एल्वेलाई से। तो अपन इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, जो एनसीईआरटी में वही आता है, ज्यादा इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ समझाने लायक होगा वहां अपन ज्यादा समय देंगे। तो इधर देखेंगे, जैसे कि ये तो ब्रोंकाई हो गया, अंदर घुसने के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स जो रहते हैं वो फिर आगे चल के फिर कंटिन्यू होगा एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन में पतले पतले से ट्यूब होते हैं एंड कुछ एयर सैक होते हैं। तो अपन छोटा सा उसको एग्जांपल डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो मान के चलो ये ऐसा हो गया, तो ये पतले पतले से ट्यूब्स हो गए,
देन उसके बाद ये एयर सैक हो गया, इस एयर सैक से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एल्विलाई, ये एल्विलाई। ये जो 3 पार्ट होता है ये एक्सचेंज जोन में आता है। समझ आ गया? ज्यादा कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है। हो गया? तो एल्विलाई से जुड़ा हुआ क्या क्या है, 2 स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एल्विलार, ये तो एल्विलाई हो गया। एल्विलाई किससे जुड़ा है, एल्विलार सैक से, है ना। और एल्विलार सैक अल्टीमेटली एल्विलार ट्यूब बोल सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, लंग में 2 पार्ट होता है, एक सिर्फ कंडक्शन में हेल्प करता है एयर को, और एक एक्सचेंज में। अब एक्सचेंज के लिए 3 पार्ट है, एक ये, एक सैक और एक एल्विलाई। इसमें सबसे ज्यादा जो गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है, एल्विलाई से। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ एल्विलाई में ही होता है, जो ट्यूब, सैक, इनमें भी थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके आसपास पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, तो थोड़ा बहुत होता है, बट मेनली एल्विलाई में होता है। इसीलिए हम स्टडी करते हैं किसका, एल्विलाई का। ठीक है, जो कि एक्सचेंज जोन है या रेस्पिरेटरी जोन है, एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन। अच्छा, तो कंडक्टिंग जोन का क्या क्या पार्ट हो, क्या क्या रोल होगा कंडक्टिंग जोन का। ये क्या कर रहा है बेटा, एक तो एयर कंडक्ट कर रहा है, एयर कंडक्ट कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करेगा, एयर फिल्टर का काम करेगा ये, और ह्यूमिडिफाई करेगा, और टेम्परेचर मेंटेन करेगा अकॉर्डिंग टू बॉडी, टेम्परेचर मेंटेन करेगा अकॉर्डिंग टू बॉडी। तो इसका 3 काम हो गया। जब ये एयर कंडक्ट करेगा तो क्या क्या करेगा, एयर कंडक्शन के समय, एयर कंडक्शन तो इसका मेन काम है, एयर कंडक्शन के समय क्या क्या करेगा, वो एयर को फिल्टर करेगा। कैसे, क्योंकि नॉस्ट्रिल से जब एयर अंदर जाता है, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएगा, एक्चुअल में ये ट्रैकिया से चालू नहीं होता है, ये नॉस्ट्रिल से चालू हो जाता है, बट अपन लंग्स का पार्ट देख रहे हैं तो वो ट्रैकिया आ जा रहा है। ठीक है, लंग्स जो रहता है वो ट्रैकिया से स्टार्ट होगा, रेस्पिरेटरी जो, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो नॉस्ट्रिल से हो गया। तो नॉस्ट्रिल से जब वो एंटर करता है तो नॉस्ट्रिल में क्या रहता है भाई, हमारा हेयर्स होते हैं, है ना। ऑयल से, मतलब ऑयल से ग्रीस्ड क्या रहता है, हेयर्स होते हैं। तो ये जो हेयर्स होता है हमारे नॉस्ट्रिल में स्टार्टिंग में, वो क्या करता है बेटा, जो भी डस्ट पार्टिकल उसको चिपका देता है पहला। ठीक है, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे नॉस्ट्रिल में, तो जैसे और अंदर जाता है तो म्यूकस में और चिपक जाता है फॉरेन पार्टिकल या डस्ट वगैरह। तो उसके बाद जैसे ही फेरिंग्स में जाता है, वहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बहुत स्टिकी मेम्ब्रेन होती है। तो फिर फेरिंग से पहले जो नेसोफेरिंग्स होता है, मतलब इसके सबसे लास्ट पार्ट में, नाक के सबसे पीछे वाले हिस्से में, वहां पर भी क्या होता है, डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो ट्रेकिया में जाता है तो ट्रेकिया भी क्या है, ट्रेकिया में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। फिर ट्रेकिया में भी क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल और ट्रैप हो जाएगा, चिपक जाएंगे। कई बार ज्यादा धूल मिट्टी होता है तो अपन क्या करते हैं, छींक आती है पहले, क्योंकि यहाँ ज्यादा डस्ट पार्टिकल चिपक गया। तो बॉडी का मैकेनिज्म है कि अगर कुछ चिपक गया तो बाहर निकालो, तो इसे तो ऐसा छींक करके मुंह से छींकेंगे तो फायदा नहीं है, नाक से भी छींकेंगे तो ठीक है। समझ आ रहा है? तो डस्ट पार्टिकल जितना तो बड़ा बड़ा है वो बाहर निकल जाएगा। और कई बार हम लोग को खांसी आती है, क्यों आता है, खांसी इसलिए आता है क्योंकि ट्रेकिया में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आ गया। तो क्या होगा, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आके चिपकेगा, न्यूरल सिग्नल जाएगा ब्रेन में, और फिर कफ रिफ्लेक्स चालू होता है, खांसी एक रिफ्लेक्स है, वो चालू होगा और म्यूकस बनना चालू होगा। म्यूकस क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर देगा और खांस के हम उसको बाहर कर देंगे।
क्लियर है बात? इतना आसान है, समझ आ रहा है? हाँ ठीक। तो एयर फिल्ट्रेशन समझ गए, ह्यूमिडिफाई समझ गए, टेम्परेचर मेंटेन समझ गए। टेम्परेचर मतलब जैसे कि आप अगर ठंड के इलाके में, ऐसे थोड़ी ना फिर जो ठंडा एयर है वो पूरे लंग्स के एल्वेलाई तक जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप धीरे धीरे जब सांस लेते हो ना, तो जो एल्वेलाई तक जो एयर जाता है वो ह्यूमिडिफाई हो करके टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो एयर है वो अच्छे से डिफ्यूज होगा, ठीक है। और ठंडा एयर डिफ्यूज होगा तो बेटा बॉडी में, बॉडी के अंदर जो इंटरनल क्लाइमेट है, मतलब मान के चलो कि ठंडा एयर अगर हम ले जाएंगे लंग्स में, तो ठंडा एयर डिफ्यूज होगा तो हमारे लंग्स के अंदर का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, ब्लड वेसल में ठंडक पहुंचेगी, जैसे कलेजे को ठंडक बोलते हैं, वैसे ही लंग्स को ठंडक पहुंचेगी। तो क्या होगा, ब्लड ठंडा होते जाएगा, हमारी बॉडी ठंडी होते जाएगी, मतलब हमको सर्दी लग जाएगी ना। समझ आ रहा बात? गर्मी के दिन में एकदम गर्म हवा नहीं लेता, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, इसलिए। अब ऐसे नहीं कि एकदम हिमालय में पहुंच गए, भाई कितना अच्छा लग रहा है, 50 बार ऐसे करोगे तो ठंड लग जाएगी आपको। ऐसे एकदम धीरे धीरे लेना है भैया सांस। धीरे धीरे लेने से क्या होता है, जब धीरे धीरे एयर अंदर जाता है तो वो टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कंडक्टिंग जोन का ये काम है, आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन जो रहता है वो 3 पार्ट से बनता है ना, एल्वुलर, सैक, ट्यूब और ये अपना एल्वुलाई। इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें भी मेनली गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वुलाई। ठीक है, इतना समझ आ गया? क्लियर है? चलो एनसीईआरटी ये है ना, लिखती हो क्या? अनिल फाड़ डालेगी। हाँ, हो गया इतना। अब इधर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये चालू कहाँ से हो रहा है भैया, नॉस्ट्रिल, ये क्या है, ये माउथ है, ठीक है, ये एक्सटर्नल लेयर है। तो नॉस्ट्रिल के अंदर आपको बहुत सारे हेयर सेल्स मिलेंगे एंड कुछ एपिथेलियम, क्या बोलते हैं उसको, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ध्यान रखना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और इसको क्या बोलते हैं, स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। किसी किसी क्वेश्चन में आया है इसलिए लिख लो, आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक वर्ड बस लिखना है, स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। स्नेडेरियन मेम्ब्रेन या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो रहता है ये क्या काम करता है, सेंस ऑफ स्मेल। भाई आप कुछ भी एयर अंदर थोड़ा लोगे, हर जगह जब भी बॉडी में कुछ चीज अंदर जाता है, ठीक है, तो बाहर पहरेदार लगा के रखा है बॉडी। पहरेदार क्या करता है, उसको पहले चेक करता है कि वो अंदर जाने लायक है कि नहीं है। समझ आ रहा है? तो एयर भी अंदर जाता है तो उसके लिए भी पहरेदार है। क्यों पहरेदार है, अब एकदम नाली के बाजू में खड़े हो आप, एकदम सड़ा है, एकदम गंदगी, अब पूरा आप स्मेल ले रहे हो, और अगर आपको पता ही नहीं चलेगा ये बदबू आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है। अब पता पड़ा इतना गंदगी है, अगर ज्यादा गंदगी है, फॉल स्मेल है, इसका मतलब भी क्या है, केमिकल रिलीज हो रहा है, केमिकल ही है ना, वही तो गंदा बदबू आ रहा है, केमिकल है, तो वो केमिकल आप ले रहे हो पहला। और वहां पर अगर कोई चीज सड़ रहा है, इसका मतलब वहां माइक्रोब भी होगा, वायरस और बैक्टीरिया भी होगा, तो आप वो भी अंदर ले रहे हो, तो बॉडी में इन्फेक्शन आएगा। समझ आ रहा है, केमिकल्स अंदर जा रहे हैं। अब पता पड़ा है कि आप एकदम जो केमिस्ट्री का लैब होता है, देखो ना, कई केमिकल के स्मेल एकदम ज्यादा रहते हैं, और वहां पर ऐसे डाल के सूंघ रहे हो, तो पता पड़ा है कुछ हार्मफुल केमिकल्स है, वो तो चला गया बॉडी में, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, मौत भी हो सकती है। होता है ना ऐसा, कई केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज का भैया, ये लिख लेंगे, फॉर सेंस ऑफ स्मेल। अरे यार ये नाम तो मुंह के पास टिकाओ तो ही आता है, फॉर सेंस ऑफ स्मेल। हो गया?
नेसल कैविटी के बाद क्या आएगा? नेसोफेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स के बाद फेरिंग्स। ये सब है, बस मैं इन जनरल बता रहा हूँ। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? आपका एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को क्रॉस करोगे साउंड बॉक्स आएगा, दैट इज लेरिंग्स। साउंड बॉक्स समझते हो, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वहाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्ट्रिंग होता है, दो इलास्टिक स्ट्रिंग होता है। तो आप जैसे हवा फेंकोगे, अच्छा, हवा अंदर जाता है तब आवाज आती है, या हवा बाहर निकलता है तब आवाज आती है? हाँ, हाँ, अंदर ले जाते हुए भी आवाज आ सकती है। तो आवाज तो आएगी, लेकिन हम साउंड बस प्रोड्यूस होगा, लेकिन हम बात नहीं कर पाएंगे। तो बात करने के लिए हमको हवा बाहर निकालना पड़ता है। तो ये स्ट्रिंग क्या होता है बेटा? ऐसे तनाता है। जब अपन बात करते हैं ना, स्ट्रिंग ऐसा तनाता है। तनाता समझते हो? स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होता है तो वो साउंड में साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि गिटार है, कभी गिटार उटार बजाए हो? हाँ, तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़े म्यूजिशियन है इधर से। किस किस को आता है? कई कुछ लोगों को तो आता होगा गिटार बजाना। आता है? आता है? आज मतलब 2 बार स्ट्रिंग बजाए हैं। तो स्ट्रिंग को अगर आप लूज कर दोगे, साउंड आएगा? नहीं आएगा। तो टाइट करोगे तो साउंड आएगा। तो वही वही कॉन्सेप्ट हमारे साउंड बॉक्स में होता है। ठीक, चलो हटा दो इसको। अच्छा, एक और चीज, जो ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, एंड हाँ, इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्योल। ब्रोंक्योल का इनिशियल और टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, तो ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्योल्स, ये सपोर्ट करता है बेटा सी शेप्ड कार्टिलेज से। ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, है ना? सी शेप कार्टिलेज, ऐसा सी शेप समझते हो? क्या समझते हो? सी जैसा, कैसा? सी शेप कार्टिलेज। सी शेप कार्टिलेज जो है वो ऐसा खुला रहता है एक साइड। क्यों खुला रहता है? पूरा बंद क्यों नहीं होता? ये रिंग शेप क्यों नहीं होता? सी शेप क्यों होता है? कार्टिलेज यहाँ छू के देखो ना यार, मतलब ऐसे छू रहे जैसे कभी छुए नहीं रहा। दिख रहा है? ऐसा टाइप का है ना? तो ये ऐसा ये दिख रहा है, इधर इधर दिख, ये ऐसा है ना, ये ऐसा रहता है, ऐसा। तो ये पोस्टीरियर मेम्ब्रेन होती है। अब मुझे बताओ कि ये पीछे से खुला क्यों है? खुला नहीं रहता, मतलब मेम्ब्रेन होती है। इसोफेगस के लिए नहीं बोलते। हाँ बोलो। फोर्सफुल रेस्पिरेशन के लिए। अब जैसे कि आपका सांस फूल रहा है, आप चढ़ के आए, आपको मालूम है आप लोगों का कितना अच्छा एक्सरसाइज होता है, यहाँ से नीचे ऊपर हो रहे हो, आप लोग हेल्दी भी हो रहे हो। और अगर आप हेल्दी होते हो, दिमाग भी तेज होता है उससे। फिजिकली बॉडी अगर अच्छी होती है तो दिमाग भी तेज होता है। तो अगर ये पूरा का पूरा अगर कार्टिलेज ऐसा क्लोज होगा, तो हम फोर्सफुली जब इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन करेंगे तो ट्रैकिया एक्सपांड नहीं हो पाएगा। ट्रैकिया एक्सपांड नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? तो हम ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर नहीं ले पाएंगे इमरजेंसी की कंडीशन। ठीक है, जितना जाता है उतना ही जाएगा, चाहे आप थको चाहे मरो कुछ भी हो। अब यहाँ पर क्या होगा? ये एक्सपांड होगा, मेम्ब्रेन एक्सपांड होगा। ठीक है, चलो चलो बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है, और हटा दो। फिर अपन देखेंगे लंग्स का स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखोगे बेटा, क्या चीज है? ये कार्डियक नॉच है, इट इज फॉर हार्ट। लंग जो है बेटा एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन से मेम्ब्रेन? प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना? एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है, देखो ये ऐसा लंग के जस्ट बाहर चिपका हुआ रहता है, लेमिनेशन टाइप। जैसे हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, स्क्रीन गार्ड डालते हैं और एक मोबाइल कवर भी लगाते हैं। हमारा बस चले तो और बहुत सारा कर देते हैं। कई लोग वो ढक्कन वाला लगते हैं मोबाइल से।
ढक्कन, फ्लैप वाला, सॉरी, देखे होगे ना, आगे पीछे लेमिनेशन, उसके बाद ढक्कन लगाते हैं, फिर उसको बेल्ट में लटकाते हैं, छूटना नहीं चाहिए। फिर वो बेल्ट में लटकाने के लिए एक पाउच होता है, फिर उस पाउच में रखते हैं 4 लेयर की कवरिंग, बेचारा अंदर उसका दम भी घुटता होगा मोबाइल का। हाँ, तो ये दिख रहा है आप लोगों को प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन दो डबल मेम्ब्रेन होती है, एक लंग के सरफेस से जुड़ा रहता है और एक बाहर रहता है। इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लूरल स्पेस में। प्लूरल स्पेस किसके बीच में है? दो प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो पैराइटल कौन सा होता है? हाँ, और अंदर वाला विसरल। पैराइटल एंड विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है? शॉक एब्जॉर्प्शन, शॉक एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। क्यों भाई, क्यों क्या, क्यों शॉक एब्जॉर्ब करता है? मुक्का मारने के लिए नहीं बेटा। आप कितने बार मुक्का खाए हो जीवन में? कितने बार खाए बताओ, सही से बताओ। नहीं खाया होता तो फिर क्यों जरूरत है? छींक आने के समय, वाह। अरे बेटा, ये थोरेसिक कैविटी है, ये बोनी है पूरा, ये पूरा बोनी है, थोरेसिक केज, ठीक है। लंग्स पिंजरे में, अब लंग्स एक्सपांड हो रहा है तो ये टकराता है बोनी कैविटी से, समझ आ रहा है। और अगर कभी कभी अगर तेजी से करेंगे तो तेजी से बोन से टकराएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर इसका डायरेक्ट सरफेस बोन से टकराएगा, कभी कभी हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी दौड़ते हैं और टकराएगा ऐसे में, तो लंग का सरफेस रप्चर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, है ना। हार्ट के बाहर भी ऐसे ही मेम्ब्रेन होता है ना, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो अब वो भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मेम्ब्रेन के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जैसे इसमें प्लूरल फ्लूइड है, वहां पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब वहां पर तो मुक्का नहीं पड़ेगा, तो वो क्यों है? तेजी से हार्ट बीट हो रहा है, तो आसपास के स्ट्रक्चर से टकरा करके हार्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में फ्लूइड को रख दिया जाता है। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो हो गया। बाकी इसके लेवल लेवल जो है, कौन से लेवल में होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्ट है ना, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल से होता है। ये सब जो रहता है ये फैक्ट्स है, आपको रटने वाला है चीज है, समझाने वाला चीज आगे आते हैं अपन सीधा। फ्रिक्शन कम करता है। नेक्स्ट डालेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कौन है जो 6 घंटा पढ़ रहा है अभी? झूठ मत बोलना, ईमानदारी से हाथ उठाना। बस, तुम ऐसे मत देखो जैसे मुजरिम है वो लोग। कौन है रे कर, कौन हाथ उठाया पीछे? बेचारे के एकदम मुजरिम टाइप का। 5 घंटा तक कौन पढ़ रहा है? 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। नहीं पढ़ रहे हैं जो, कौन कौन घर जाकर नहीं पढ़ता है? हाथ उठाओ, सही सही।
कल कौन कौन नहीं पढ़ा था? क्यों नहीं पढ़े थे? कल क्या था? गुरु पूर्णिमा था क्या? तपस्या उपस्या कर रहे थे क्या? हमको ज्ञान मिलेगा गुरु से? हाँ, तपस्या कर रहे थे कि ऐसे मुंह खोल के ऐसे रात को चंद्रमा के सामने अमृत गिरेगा? गुरु पूर्णिमा में अमृत गिरता है ना? है? अच्छा, शरद पूर्णिमा में होता है। तो लोग गुरु पूर्णिमा भी कर रहे होंगे ऐसा, तो भरोसा थोड़ी ना। देखो बेटा, हर दिन पढ़ना है आपको, और अगर आप ये 2-4 घंटे पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। अभी से टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप लोग 6-7 घंटा, 6 से 8 घंटा कब पढ़ोगे पता है? लास्ट के 3 महीने। फिर उसके बाद फिर कंप्लेन करोगे, सब मेरा सिलेबस ही नहीं हो रहा है, तो इतना सारा बैकलॉग है। अरे भाई, बैकलॉग तो शुरुआत के कारण होता है। शुरुआत में आपने जो बीज बोया है, फसल तभी तो काटोगे। तो अभी बीज बोने का समय है, अभी खेती करने का समय है, अभी मेहनत करने का समय है। एक चीज बताओ, बरसात में खेती होती है, खेत वेत में हल वल चलाते हैं, है ना, सीड ग्रो करते हैं। समझ आ रहा बात? मुझे बताओ यार, आराम से बैठे रहते हैं क्या किसान लोग? जैसी बारिश होती है, उन लोगों की मेहनत क्या होती है भाई, है ना, 4 गुना हो जाती है। डबल भी नहीं, 4 गुना मेहनत करते हैं। पूरा जब तक उनका जो स्टार्टिंग वाला काम है, किसान पूरा करते हैं, चाहे दिन हो रात हो कुछ भी हो, फुल फुल मेहनत करते हैं। एक बार मेहनत करके आराम से बैठ गए। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद फिर फसल काटने का समय आता है, उसमें थोड़ा बहुत जो मेहनत करना है करते हैं। अभी वही स्टार्टिंग वाला समय है, बारिश का भी समय है। समझ आ रहा है? तो अभी सीड करने का टाइम है। आप लोग क्या सोचते हो, फसल काटेंगे सीधा? 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फसल काटेंगे, जाके देखते हैं तो बंजर जमीन, कुछ है ही नहीं तैयार। क्यों? अरे, बीज बोना तो भूल ही गए थे। अभी आप लोग बीज बोना अगर भूल जाओगे तो फसल भी नहीं काट पाओगे। फसल क्या है और बीज क्या है? आप लोग जो अभी पढ़ाई करोगे, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, समझ आ रहा है, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बाद में जब आप रिवाइज करोगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए रहेगी कि जब आप रिवाइज करोगे लास्ट के 2-3 महीने में, तो आपको चीजें आसान लगेंगी। फटाफट सिलेबस होगा आपका, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस होगा। मेजर टेस्ट जब लेंगे तो बहुत तेजी से आपका सिलेबस निपट जाएगा। हफ्ते हफ्ते में आपका सिलेबस निपटेगा, 3-3 दिन में सिलेबस निपटाओगे, 2-2 दिन में सिलेबस निपटाओगे। ये फसल काटने वाला टाइम है, अब उस समय आप बीज बोने की कोशिश करते हो। फिर तो कॉन्सेप्ट ही गलत है ना आप लोगों का। शुरुआत से ही आपकी मेहनत होनी चाहिए भाई। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लास्ट में तो सिलेबस थ्योरी करूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, यही सवाल रहता है दिमाग में। आप लोग दिए होंगे एग्जाम, या जो फर्स्ट ड्रॉप लिए होंगे वो लोग ऐसे ही करते हैं। शुरू में इतना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, फिर जब लास्ट क्लास आता है तो एक ही सवाल आता है, पहले सिलेबस निपटा लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर बाद में होता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये टॉपिक मेरा वीक हो गया, इससे मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। एग्जाम में भी सेम वही चीज होगा। अभी जो टॉपिक का आप क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, लास्ट में भी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होने वाला। सिर्फ आप उसकी थ्योरी ही पढ़ पाओगे, 2-4 वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देख पाओगे। समझ आ रहा है? उसके बाद एग्जाम में आपसे उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कब होगा? हर एक चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरुआत से होनी चाहिए, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये क्या है 2-4 घंटा, मतलब कोई क्या, कोई ओटीटी का सीरीज देख रहे हो आप, 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं? अरे नहीं भाई, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा यार, कोई मजाक नहीं है। एग्जाम इजी है उनके लिए जो शुरुआत से मेहनत करते हैं। आप लोग, मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ से जा आप लोग जल्दी फ्री हो रहे हो यार। अभी तो 6 से 7 घंटे की क्लास अभी चालू हो गई है मंडे से। आप लोगों को कम से कम 6 6 घंटा तो मिनिमम आपको पढ़ना है यार, रेगुलर। 1-2 घंटा और पढ़ाना पड़ेगा बाद में, एटलीस्ट 5-6 घंटा तो पढ़ो। 2 घंटा 3 घंटे में कुछ नहीं होगा। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं समय बर्बाद कर रहे हो अपना। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है आपका समय कहाँ जा रहा है, समय को आपको बर्बाद होने से रोकना है। हम लोग तो बेटा आधे बाल्टी से नहाते थे समय बचाने के लिए। सुबह सुबह हम लोग जब क्लासेस जाते थे, तो कई बार तो ऐसा होता था कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिए रिवाइज के लिए, तो
अब थोड़ा सा बच गया कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए, तो और समय लग गया। अब हमको क्लास भी जाना है, पढ़ते पढ़ते समय हो गया, क्लास भी जाना है, लेकिन नहाना भी है, तो बाल्टी को उठा के सीधा डाल देते थे, हो गया। आधा बाल्टी उठा के ही पूरा डाल देते थे, हो गया, नाम मात्र का नहाना था। अरे क्या करना है भाई, कौन सा पाउडर, स्मूथ क्रीम वगैरह सौंदर्य प्रसाधन लगा के किसको इम्प्रेस करना है? बाल में इतने छोटे छोटे करा लिया था इसके जैसे, ये तो इंटेंशनली नहीं करवाया होगा, है ना, ये तो उसका तो कारण है। हाँ, इतने छोटे छोटे बाल करा लिया था मैं, ताकि सारा झंझट ही ना हो। किसका झंझट ना हो? बाल जमाने का। वैसे भी मेरा बाल जमा ही रहता है ना, बहुत ठीक है, हेयर कोई सिल्की नहीं है, बहुत ज्यादा हवा आता है तो भी नहीं उड़ता है। हंसती हूँ गुरु के ऊपर। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी से आप लोगों की सीटिंग हैबिट बढ़नी चाहिए। आप लोग बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप अपना समय अभी से बर्बाद कर रहे हो। ऑलरेडी 2 महीना निकल चुका है, 2 महीना आगे और निकल जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा, दिसंबर आ जाएगा। और हिंदुस्तान में 365 दिन में 300 त्योहार होते हैं, ये पूर्णिमा वो पूर्णिमा, ये त्योहार ये जयंती वो जयंती, फिर दिवाली आ जाएगा। दिवाली में एक हफ्ता नाचोगे कूदोगे रंगोली बनाओगे, ठीक है, इसमें जाएगा। फिर दिवाली का बुखार उतरने में हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाएगा, थोड़ा पटाखा वटाखा की गूंज हफ्ता 1.5 हफ्ता रहेगा। फिर छोटी दिवाली, तुलसी पूजा, उसका इंतजार रहता है लोगों को। अरे एक एक साल अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंडिया में त्योहार बंद नहीं हो जाएगा, आप लोग त्योहार नहीं मनाओ। समझ आ रहा है? बहुत सारे लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं त्योहार व्योहार में कि बाप रे, मतलब इसके बाद इनको त्योहार मनाने ही नहीं मिलते, बैन हो जाएगा इनके ऊपर। अरे कुछ नहीं होगा भाई, आप किसी भी धर्म में जाए, आपको आगे भी त्योहार मनाने दिया जाएगा, विश्वास रखो। अभी से चलो आगे देखेंगे स्टेप्स ऑफ। अगले हफ्ते तक मिनिमम 6 घंटा बैठने की आदत सबको बना लेना है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे बेटा। सबसे पहला देखेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से क्या होगा? सबसे पहला ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग से क्या होगा बेटा? हाँ, चलो एक एक करके पहले लिख लेते हैं ब्रीथिंग, देन उसके बाद बोलो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम, कहां से कहां, कहां से कहां, ब्लड टू, फ्रॉम लंग्स टू टू ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस किसमें होगा? ब्लड में ही तो होगा ना। एक बार ब्लड में चला गया तो ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन कहां से कहां? हाँ, इन दी ब्लड कर लो, बाय ब्लड कर लो, ब्लड ब्लड कर रहे हो। देन उसके बाद कहाँ जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 2 बार एक्सचेंज आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम बिटवीन, सॉरी, हाँ, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसको मैं डायग्राम से बताऊंगा। पांचवा सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 5 स्टेप है जो एनसीईआरटी में है, स्टेप बाय स्टेप आता है, डायग्राम के थ्रू आ सकता है या स्टेटमेंट वाइज के थ्रू आ सकता है, ठीक है, या ऐसा एरो करके आ सकता है, किसके बाद क्या आएगा, ऐसा 4 ऑप्शन में आ सकता है, एरो एरो दे करके। अब देखेंगे बेटा, एयर अंदर आया, अल्टीमेटली ये कहां तक जाएगा? एल्विलाई तक जाएगा। ये एल्विलाई है, एल्विलाई में एयर आया, एयर में सबसे ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। ये एल्विलाई के आसपास क्या रहेगा? बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, तो इसमें क्या फ्लो होगा? ब्लड। अब ये जो ब्लड आ रहा है इसमें क्या ज्यादा होगा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा,
ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में चले जाएगा। तो ब्रीथिंग से क्या हुआ, पहले तो एयर को लाया गया एल्विलाई तक के, देन उसके बाद गैसेस एक्सचेंज हो गए एल्विलाई और ब्लड के बीच में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या जाएगा, ब्लड से CO2 एल्विलाई में जाएगा, और एल्विलाई से तो क्या जाएगा, अरे तो ब्लड से CO2 एल्विलाई में जाएगा और एल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहते हो, तो ब्लड से CO2 एल्विलाई में जाएगा और एल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगा। अब ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन आ गया, बोलो अब ये कहाँ जाएगा, दिल में, हार्ट से फिर पूरे बॉडी के, हाँ बॉडी के पूरे टिश्यूज में जाएगा। तो अभी ऑक्सीजन जो है वो आया, तो बात की बात है कहाँ कैसे जाएगा क्या जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन आया हार्ट में, हार्ट वो जो रहता है ऑक्सीजन को पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन चला गया टिश्यू में, और टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड कल की क्लास में मैंने बताया था, याद आ रहा है ना, सेल कैसे ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है और CO2 रिलीज करता है, बोलो। अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, बोलो आ गया। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप देखे भैया, सबसे पहले तो ब्रीथिंग देखो, यहाँ तक आ गया, एयर यहाँ तक आया, वो ब्रीथिंग है। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, सेकेंड स्टेप। देन ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैस का, तीसरा स्टेप। देन उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, है ना, ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिलेगा सेल से, चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप क्या है, सेल है, सेल में क्या गया है जी, सेल में क्या गया है, ऑक्सीजन गया है, अरे ऑक्सीजन गया ना, दिख रहा है कि नहीं लास्ट बेंच वालों को, है दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो अब ये ऑक्सीजन के साथ में क्या भैया, क्या रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस ATP बनाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, कल ही बताया हूं बेटा। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, अब पूरा का पूरा थोड़ा बताएंगे, सेल में ये होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, देन उसके बाद साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल। चलो, तो ये एक जनरल रेस्पिरेशन का एक रिएक्शन है, क्लियर हो गया इतना। इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। 5 स्टेप हो गया, क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है ये। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है डायग्राम के थ्रू, पांचवें स्टेप, बोलो लास्ट बेंच। इसको खोल दे यार, हो गया, किसी का बच्चा है हाथ उठाओ, हाथ नीचे रखो, जल्दी लिखो। स्लो स्लो मत बनाओ बेटा, थोड़ा फास्ट किया करो, डायग्राम मत बनाओ, ऐसे समझ आ जाएगा। सेल एक्चुअल में रेस्पिरेशन सेल के अंदर ही होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, व्हाट इज रेस्पिरेशन, कलाई थी, कलाई थी, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस, है ना, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड।
यहाँ पर फूड क्या है, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है और क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। बोलो, कैसे पीछे बैठे हो? दोनों आगे आओ, आगे आओ, इधर इधर जगह है। ये लोग तुम लोग के लिए जगह छोड़ के रखे हैं। अच्छा अच्छा, आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बैठा। कौन है? हैं? अच्छा अच्छा, हो गया। आप जल्दी जल्दी किया करो भाई। चलो छोड़ दो, बाद में कर लेना, ये मिटने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, देन उसके बाद देखेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब श्वास लेना, श्वास छोड़ना, अनुलोम विलोम। अब सांस हम लेते कैसे हैं और सांस छोड़ते कैसे, ठीक है, नाक से लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब देखो बेटा एकदम इसमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपका थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी प्रेशर, ये तीन चीज से क्वेश्चन आता है कि थोरेसिक वॉल्यूम कब कम होगा, ज्यादा होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कब कम होगा, ज्यादा होगा, और पल्मोनरी प्रेशर कब कम होगा, ज्यादा होगा, और जब कम होगा तो इंस्पिरेशन होगा कि एक्सपिरेशन होगा, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा, दैट इज थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंस्पिरेशन होगा, एक्सपिरेशन होगा। इस टाइप का जबरदस्ती का घुमाता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। जबरदस्ती घुमाता है, घूमने वाली बात ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझना है हमको, है ना। तो आप लोग बचपन में ऐसा एक वो पेप्सी बेचते थे वो वाला हॉर्न देखे होगे, पू 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 करके पेप्सी बेचते थे ना, गाँव में बेचते हैं छोटे छोटे गली मोहल्ले में। अब कई लोग जो कॉलोनी वॉलोनी में रहते हैं बेचारे, वो लोग तो महरूम है इससे, मतलब उनको बेचारे लोगों को ये सब सुनने को नहीं मिलता है ना। कई लोग तो कवर कैंपस में रहते हैं ना, घुसने नहीं देते हैं, ए कहाँ जा रहे हो, बाबू पेप्सी बेचने जा रहा है, निकल, बेचारे लोगों को भगा देते हैं ना वो। लिमिटेड लोगों को, जो एकदम सब्जी वब्जी वाले भी, वो जो मतलब उनके जिनको जानते हैं, जो रेगुलर वाले हैं सब्जी बेचने वाले, वही बस अंदर जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जाता है। कितने लोग कवर्ड कैंपस में रहते हैं? रख दो भाई, रख दो। तो ये देखियो कि अपने जीवन में आप लोग हैं, ये देखियो, देखियो अपने जीवन में ये वाला बेटा, ये देखो, नहीं देखी बेचारी, कोई बात नहीं, बाकी लोग समझो। तो देखो, ये एक रबर कफ होता है और एक एक लोहे की एक पाइप होती है, स्टील या लोहे की एक पाइप होती है। तो यहाँ ऐसे रबर कफ होता है, इसको दबाते हैं तो यहाँ से साउंड बाहर निकलता है, पू पू ऐसे करके। मतलब हमारे बचपन में तो बहुत होता था ऐसा, अभी तो थोड़ा सा कम भी हो गया है ना, कोई खाता ही नहीं बेचारे लोग का, इतना ब्रांडेड आइसक्रीम आ गया है कि वो डब्बा वाला ऐसे ऐसे मिला मिला के लोग देते हैं बेचारे। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर जो एयर है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm। अब कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है, तो धन्य हो, मतलब नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, मतलब हमारे शरीर पर एयर के द्वारा 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, हमको पता चलता है नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्टेड है। समझ आ रहा है बात? मुझे बताओ कि यहाँ पर एयर का प्रेशर कितना होगा, 180। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ कितना होगा,
यहाँ 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 हर जगह है हवा। ठीक है, तो इन सभी का एयर का प्रेशर बोलो। आप जैसे ऐसे मुंह खोल के रखो, हाँ। अब मुंह के अंदर का एयर प्रेशर कम है जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले मुंह के अंदर कम है जाता है, बराबर है। ज्यादा या कम होगा तो हमको कुछ अजीब सा फील होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? हाँ, तो इस सभी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं। अब मैं यहां से इसको ऐसा दबा रहा हूं, इमेजिन करो यहां से मैं इसको दबा रहा हूं, तो अगर मैं इस रबर कफ को ऐसा दबा रहा हूं तो इसके अंदर का एयर का प्रेशर, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, बढ़ेगा या कम होगा? आप बताओ बेटा, न्यू स्टूडेंट, आज मेरी क्लास में पहली बार आए हो, इसी खुशी में बताओ। मैं इस रबर कफ को ऐसा दबा रहा हूं जिससे आवाज बाहर निकलती, मैं इसको ऐसा दबा रहा हूं तो इसके अंदर का जो एयर होगा, एयर मॉलिक्यूल से बनता है, तो इसके अंदर का जो एयर होगा उस पर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? हाँ बेटा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? एरिया कम हो रहा है। सर ये तो गलत बात है, आप बायो पढ़ाओ ये बायो पढ़ाओ, आप फिजिक्स में मत घुसो यार, जबरदस्त ऐसे ही नहीं पसंद अपने को। ठीक, तो देखो बेटा, बायोलॉजी इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको पहले से बता दो, बायोलॉजी जो रहता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री का मिक्सचर होता है। हमारी बॉडी में बहुत जगह फिजिक्स लगता है, और हमारी बॉडी चलती केमिस्ट्री से है। जितने एंजाइमेटिक रिएक्शन है सब केमिस्ट्री है, समझ आ रहा है, सब केमिकल रिएक्शन। चलो तो बात की बात है, तो इसको मैं अगर दबा रहा हूं तो ये फॉर्मूला वॉर्मूला को भगाओ, मारो गोली, तो भी कॉमन सेंस अगर सोचोगे, आपकी मुंडी को कोई पकड़ के ऐसे दबाएगा तो प्रेशर आपको अच्छा, हाँ अच्छा लग रहा है बोलोगे, या प्रेशर ज्यादा लग रहा है बोलोगे? ज्यादा लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल है, कुछ है मटेरियल है, उसको दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ रहा है उसके ऊपर। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फोर्स बढ़ा रहे हो आप, फोर्स बढ़ा रहे हो, और जितना एरिया था उसको कम एरिया दे रहे हो, तो फोर्स बढ़ा रहे हो, एरिया कम कर दे रहे हो, फिर फिजिक्स घुस गया, है ना? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल में अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना? अब यहाँ जो एयर है इसमें आफ्टर कंप्रेशन, जैसे ही आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो मतलब इस पे फोर्स लगा रहे हो, समझ आ रहा बात? तो यहाँ का जो एयर का प्रेशर है, एयर प्रेशर जो रहता है वो क्या हो जाएगा? 1 atm से ज्यादा हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर एयर के, वो कहाँ जाएंगे? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा देते जिससे आवाज आती है वाला। समझ आ गया? इतना इतना आसान है बस। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं इसको दबाया, एयर बाहर गया, और इसके अंदर का प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया, एयर बाहर गया, मैं जैसे इस पे फोर्स लगाना बंद कर दिया, इसके अंदर का प्रेशर अब ज्यादा है या कम होगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या होगा? बाहर का एयर अंदर जाएगा, और ये इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वापस इन्फ्लेट हो जाता है। समझ आया? ब्लड प्रेशर नापते हैं तो देखे होगे ना, वो ऐसे 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 ऐसे, तो उसका रेट कई बार ज्यादा फुला जाता है। आप ऐसे गुस्से से डॉक्टर कहते हो, साला दर्द दे रहा है यहाँ, समझते हो उमझते नहीं हो, फिर वो धीरे से खोलते हैं तो एयर अंदर। समझ आ रहा बात? तो दबाए, प्रेशर बढ़ा, एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में मूव किया, जैसे ही छोड़े एयर प्रेशर यहाँ पर कम हो गया, तो बाहर का 1 atm से कम हो गया, तो 1 atm का प्रेशर अंदर घुसेगा। समझ आया? सेम कॉन्सेप्ट हमारे लंग्स में होता है। तो पहले देखेंगे कि लंग्स जो है, लंग्स जो है वो थोरेसिक केज के अंदर होता है। ठीक है, तो छोटा सा डायग्राम देखेंगे अपन। ये क्या है?
स्टर्नम, ये क्या है? ट्रायंगुलर शेप। हाँ क्या क्या? स्टर्नम, ठीक है। हाँ, ये समझ आया, तिरछा नहीं होता, मतलब मैं तो ऐसे बना दूं, ऐसे इधर से उठे। चलिए, तो ये चारों तरफ है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये लंग है ना? अभी तक ये लंग है। हाँ, अब ये क्या है बेटा? ये पूरा रिब्स है, ये पूरा रिब्स है। तो ये लंग जो है वो चारों तरफ से रिब केज से ऐसा चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, समझ आया? और जो रिब्स होते हैं उसके बीच में कुछ मसल्स होते हैं, रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं। रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं। मसल दो टाइप का होता है। इंटरकोस्टल मसल होता है रिब्स के बीच में, इंटरकोस्टल, कोस्टा मतलब रिब, इंटरकोस्टल मसल्स। दो टाइप के इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो इनवॉलेंट्री काम करता है, ठीक है, मतलब हमारे विल से कंट्रोल नहीं होता। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहां पर है भैया? रिब्स के बीच में, इंटरनल भी रिब्स के बीच में है। इतना क्लियर है? चलिए, लंग्स के नीचे आपको क्या मिलेगा? डायफ्राग मिलेगा। डायफ्राग में भी मसल्स होती हैं। कौन सी मसल? रेडियल मसल्स, ठीक है। डायफ्राम में भी मसल्स होती हैं। कौन सी मसल? रेडियल मसल, ठीक। हम लोगों ने क्या देखा? दो टाइप का मसल देख लिया, तीन टाइप का मसल देखा, उसमें से अभी जो काम आएगा वो हमारे दो टाइप के मसल्स काम आएंगे, एक रेडियल मसल और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, क्योंकि ये इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, जितना वर्ड लिखा हूं उसी को पकड़ के क्वेश्चन बनाते हैं। हो गया? चलो अब इधर देखो, बाद में लिखा पढ़े करना। ये क्या है? बॉटल नहीं भाई, लंग है ये। लंग स्पॉन्जी होता है, अंदर एयर भरा है। अब ध्यान से देखना, ये चारों तरफ क्या है? ये रिब्स है। अभी एक्सपिरेशन है, मतलब एयर बाहर है। अभी एक्सपिरेशन है मतलब एयर बाहर है। हिल रहा है, हिल रहा है, क्यों हिल रहा है? मैं जैसे ही दबा रहा हूं एयर बाहर जा रहा है। अभी अंदर फिर वापस आ रहा है, एयर अंदर आ रहा है, इसलिए वो नीचे गिर रहा है। चलो, तो अब ये रिब्स है, मैंने लंग्स को दबा के रखा है, ठीक। लंग्स को मैं दबाया हूं, तो लंग्स के अंदर का एयर बाहर रहेगा या अंदर रहेगा? बाहर चला जाएगा। अब अपन इंस्पिरेशन से चालू करते, मतलब हम सांस लेना चालू करेंगे। सांस लेना चालू करेंगे, बोलो, लेते हैं। जब हम सांस लेना चालू करते हैं तो हमारा जो इंटरकोस्टल मसल है किसके बीच में है? रिब्स के बीच में। इंटरकोस्टल मसल क्या करता है? रिब्स को बाहर की तरफ ऐसे फैलाता है। अभी देखना, ये बिल्कुल अंदर स्पेस है क्या? रिब और लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? जो स्पेस है वो थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर कुछ तो जगह होगा जिसको हम थोरेसिक वॉल्यूम बोलेंगे। समझ आया बात? ठीक है। और लंग के अंदर कुछ एक स्पेस होगा जिसका कुछ वॉल्यूम होगा। समझ आ रहा? दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम होगा। और लंग के अंदर एयर का जो प्रेशर होगा दैट इज पल्मोनरी प्रेशर। ये समझ आ गया तीनों? अब देखो बेटा, ये लंग को मैंने ऐसे दबा के रखा है। अब मैं सांस लेने वाला हूं। मैं जब सांस लूंगा तो इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को बाहर की तरफ खींचेंगे, ऐसे बाहर की तरफ खींचे तो लंग और थोरेसिक जो केज था दैट इज रिब्स, हमारे चारों तरफ जो थोरेसिक केज है इसके बीच का जो स्पेस है बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा, क्या बढ़ा फिर?
थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया चारों तरफ। नीचे की तरफ भी, लंग्स के नीचे की तरफ भी स्पेस बढ़ना चाहिए। तो नीचे की तरफ जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो डोम शेप में हो जाता है, जब हम सांस लेने वाले होते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाता है। क्यों स्ट्रेट होगा? क्योंकि जो डायफ्राम का जो रेडियल मसल है वो इस डायफ्राम को खींचता है, खींचेगा तो क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाएगा तो लंग के नीचे भी प्रेशर, लंग के नीचे का जो वॉल्यूम है या स्पेस है वो बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर लंग के नीचे का अगर स्पेस बढ़ता है तो किस साइड का स्पेस बढ़ा? डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। मैंने आप लोगों को बताया था पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? ये वेंट्रल है, पीछे वाला डोर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। समझ आ रहा बात? तो जैसे स्ट्रेट होगा लंग का एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किस साइड स्पेस बढ़ेगा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में स्पेस बढ़ जाएगा लंग के। एंटीरियो पोस्टीरियर, समझ आ गया बात? ठीक है। और जब डायफ्राम ऐसे फैलेगा तो डायफ्राम जब फैलेगा तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये सब क्वेश्चन आता है ना? जब ये एक्सपांड होगा तो कौन सा स्पेस बढ़ेगा, ये एक्सपांड होगा तो कौन सा स्पेस बढ़ेगा, ऐसा आता है क्वेश्चन। तो पहली बात तो हम लोगों ने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे हम लोगों ने वॉल्यूम बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से। और डॉर्सो वेंट्रल जो हमारा वॉल्यूम बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऑफ द रिब। मैंने इसको दबा के रखा था। इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा? लंग के अंदर का प्रेशर, जब मैं सांस छोड़ा हूं, सांस छोड़ दिया तो लंग के अंदर का प्रेशर ज्यादा है या कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? दबा के जब रखा हूं, लंग के अंदर का प्रेशर ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। क्यों? मैंने दबाया है। दबाया तभी तो एयर बाहर निकला, एक्सपिरेशन हुआ था। अब देखो मैंने क्या किया, इसको पहले दबा के रखा था। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डायफ्राम का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब मुझे बताओ लंग के बाहर कोई भी दबाव है क्या? कोई फोर्स है क्या? नहीं। अब इसके अंदर का प्रेशर, लंग के अंदर का प्रेशर एकदम कम हो जाएगा। जैसे ही कम होगा, किससे कम होगा? एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से। तो एयर कहां से कहां मूव करेगा? बाहर से अंदर मूव करेगा। ऑटोमेटिक अंदर सक होता है एयर। जैसे ही थोरेसिक केज लंग्स को दबाना बंद करता है, वैसे ही लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि उसको कोई दबा नहीं रहा है। जैसे इसको दबा नहीं रहे थे तो प्रेशर कम हो गया था, फिर एयर अंदर जाएगा। अब फिर से देखते हैं एयर बाहर कैसे जाएगा। एक्सपिरेशन। अब ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट है या रिलैक्स है? अभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट है या रिलैक्स है? अरे बाबा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी तो फैला। इधर देखो, ये रिलैक्स है अभी। ये क्या चीज है? ये रिब केज है। इसके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के फैलते हैं, रिब केज के मसल, कौन से मसल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर के फैलते हैं। फैलेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगाना कम, तो इसके अंदर का प्रेशर, लंग के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर अंदर जाएगा। ठीक है। अब एयर को बाहर करना है तो क्या होगा? ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट था ना, थोरेसिक केज, जब हम सांस लेते हैं तो थोरेसिक केज फैलता है, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के द्वारा फैलता है। तो अब ये रिलैक्स होगा तो क्या होगा? लंग्स को दबाएगा। लंग्स को जब दबाएंगे तो क्या होगा? लंग के अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो लंग के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो लंग के अंदर जो प्रेशर बढ़ने के कारण एयर क्या होगा? अंदर से बाहर जाएगा। समझ आ रहा बात? ठीक है। चलो अब यहां से देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इधर देखो मेरे तरफ, मैं सांस ले रहा हूं अब, तो ये पूरा थोरेसिक केज फैला, ये कॉन्ट्रैक्शन से फैल रहा है ना, ध्यान रखना। जब मैं सांस ले रहा हूं तो सांस एक्चुअल में मैं लेता तभी हूं जब मेरे रिब केज फैलते हैं, तब एयर अंदर जाता है। ऐसा नहीं सोचना है कि एयर अंदर जाता है इसलिए रिब केज फैलता है, ये उल्टा है।
एयर अंदर लेते हो करके रिब केज नहीं फैलता, रिब केज फैलेगा तभी एयर अंदर जा पाएगा। भाई अब जैसे इस बॉटल को मैं ऐसे दबा के रखा हूं, ठीक है, ऐसे दबा के रखा हूं जोर से, अब इसके अंदर एयर डाल के दिखाओ, नहीं डाल सकते। जब मैं इसको छोड़ूंगा तभी एयर अंदर जाएगा। या फिर इसको मैं अगर बहुत जोर से दबाऊंगा, इधर देखना, जैसे इसमें पानी अभी इस लेवल पे है, अब इसको मैंने दबा दिया, पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, इसमें आप जितना इसकी जगह है क्या उतना पानी डाल सकते हो? ओरिजिनल जगह कितना है इसमें? करीब करीब 400 ml का। अब मैं इसको दबा दिया, अब कितना पानी आएगा? 100-200 ml आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या 400 ml डाल सकते हो? नहीं। कब डालोगे? जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दूंगा, तब 400 ml पानी जाएगा। तो वैसे ही जब लंग्स को हम दबा देते हैं तो इसके अंदर का एयर बाहर निकल जाएगा। जब हम इसको छोड़ेंगे, मतलब सांस, इधर देखो, सांस में ले रहा हूं, सांस लेने से पहले क्या हुआ होगा? रिब केज के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के फैले होंगे, फैलने के कारण लंग के अंदर का प्रेशर अचानक से डाउन हो गया, क्योंकि उसको कोई दबा नहीं रहा, फैल गया, रिब केज फैल गया, तो प्रेशर लंग के ऊपर नहीं लग रहा है, तो लंग के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तब हम एयर फट से अंदर घुसता है, ये एकदम फास्ट होता है, ये ऐसा समझ आ रहा है, एकदम फास्ट हो रहा है। और जैसे ही रिलैक्स होगा तो क्या होगा? लंग को दबा देगा। तो जैसे ही हम लंग को दबाएंगे तो क्या होगा? लंग के अंदर का प्रेशर पॉजिटिव में जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एयर फट से बाहर चला जाएगा लंग्स, जैसे इसमें होता है। सिंपल, समझ आ गया बात? चलो, तो अब देखो, एक तो क्वेश्चन से अपन देखते हैं। एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का क्या होगा? पहले सुन लो, ठीक है। डायफ्राम का शेप क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम का क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। नेगेटिव जाएगा कि पॉजिटिव जाएगा? देखो अभी से सोच के इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी सोच लोगे एक बार तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सपिरेशन, जब हम एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ने वाले हैं, ब्रीथ आउट करने वाले हैं, तो क्या क्या होने वाला है? अच्छा मुझे बताओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा? रिलैक्स होगा। तो जब रिलैक्स होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा? कम होते जाएगा। समझ आया बात? डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट था, क्या होगा? रिलैक्स होगा, तभी तो एयर बाहर निकलेगा, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, अब बताओ बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? सांस हम छोड़ रहे हैं, इमेजिन करना है बेटा, तभी आप सीख पाओगे। चलो लास्ट बेंच बताओ, आप बताओ बेटा। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन से पहले मतलब जब सांस बाहर निकलने वाला है तो उस समय इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यही वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना हमेशा। और ने वाला बोलो बेटा, मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ आप बताओ इधर लास्ट बेंच। हाँ क्यों? क्योंकि आई एम ऑलवेज पॉजिटिव सर, मैं कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता सर। बताओ बेटा। हाँ बोलो हेमंत। हाँ नहीं, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्यों होगा पॉजिटिव? हैं? अच्छा, पल्मोनरी वॉल्यूम का क्या होगा? एक्सपिरेशन के समय कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? पल्मोनरी वॉल्यूम कम होते जाएगा, क्योंकि एयर बाहर निकलते जा रहा है तो वॉल्यूम कम होते जा रहा है। तो भाई एक्सपिरेशन के समय क्या होगा? मसल्स रिलैक्स हो रही, रिलैक्स हो रही तो लंग्स को दबा रहे, जब लंग्स को दबाओगे तो लंग्स के अंदर का प्रेशर,
लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो प्रेशर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तभी तो सांस बाहर निकलेगी। जब लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और बाहर 1 atm है, 1 atm से ज्यादा हो गया प्रेशर, तभी तो हायर से लोअर में जाएगा। इंस्पिरेशन से जस्ट पहले क्या होगा कि इंस्पिरेशन होगा, मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो डोम शेप होगा, ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होगा तो लंग्स को नीचे जाने के लिए जगह मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके कारण थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। और पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी बढ़ेगा। पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, कम होगा तभी तो एयर इंस्पायर कर पाओगे। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एयर मूव करता है। क्लियर है? इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, है ना। क्लियर हो गया ये? तो क्या क्या आता है, ये मसल का क्या होगा, ये मसल का क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। हाँ बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब कि लंग्स के अंदर के जो वॉल्यूम है, ठीक है। अब जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस लेते समय पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। सांस छोड़ते समय कम होगा। सिंपल, समझ आ रहा है बात? अब ये पानी है, पानी का बॉटल है, इसमें 500 ml से ज्यादा पानी है, 500 ml से ज्यादा पानी है, देखो ध्यान से, यहां तक के है पानी, इधर देखो, तो आधे बॉटल से ऊपर है, तो 500 ml से ज्यादा पानी है। अब अगर इस पानी को मैं निकाल दूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी पीना था, चलो हो गया इतना। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, घर में जाके समझ पाओगे तो समझ लेना, अब समझ आ जाएगा। दिख रहा है डायग्राम? वॉल्यूम ऑफ thoracic increased, ribs and sternum raised, diaphragm contracted, air entering, नीचे वाला air expelled out। चलो हो गया। हटा दूं? तो ये आप लोग ऐसा लिख लेना, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, समझ गए बात? आता है ऐसा क्वेश्चन ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में क्या क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, बढ़ेगा, समझ गए बात? ऐसा एक कॉलम बना लेना। नहीं भी बनाओगे तो, अगर ये समझ गए पोंपू वाला, तो बन जाएगा, ठीक है। फिर भी एनसीईआरटी को रीड किया करो। इस चैप्टर में 2 ही 3 टॉपिक है समझने के लायक, बाकी सब रीडिंग से आ जाता है। उसमें से एक ये है जो थोड़ा अगर समझ जाओगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, बस। चलो हो गया, हटा दें? हाँ, किसका किसका नहीं हुआ है हाथ उठाओ। घर जाके लिख लेना, वो वाला जो दिख रहा है वो टेबल जैसा बनाया हो, है ना। बढ़ेगा, कम होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसा लिख लेना, मतलब बाद में रिवाइज करने में आसान हो जाता है। चलो देन नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
एक क्वेश्चन फिक्स है हर साल, लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। समझ आया? लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। भेज दो भेज दो। बैठ जाओ। उतने दूर से देखने से अच्छा थोड़ा पास से देख। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसको अपने को बहुत ज्यादा रटना नहीं है, समझना है इसको भी। पहला चीज तो इसमें दो वर्ड है, एक वॉल्यूम है और एक कैपेसिटी है। सर फिर फिजिक्स आ गया यार, क्या है यार, मतलब कैसे पीछा छुड़ाएं? जीवन में आप फिजिक्स से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, ना ही मैथमेटिक्स से, है ना? आपको इसको अपनाना पड़ेगा दिल से, तब आप सेलेक्ट हो पाओगे। हाँ हाँ, दिल से अपनाना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा ये मेरा हिस्सा है शरीर का। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड वॉल्यूम? आप बताओ बेटा। हाँ आप। नहीं पता? आप बताओ बेटा। जो समझ आता कुछ तो। कैपेसिटी एकदम जनरल टर्म है, मैं कोई डेफिनेशन वेफिनेशन कभी नहीं पूछता। समझ आ रहा बात? आप बताओ बेटा, बाजू में उसके। नहीं, पीछे वाली। वॉल्यूम और कैपेसिटी को आप कैसे समझाओगे? मतलब अगर आपको बताना होगा तो वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी क्या है, फॉर्मूला वार्मूला नहीं पूछूंगा, एक सिंपल तरीके से आप बताओ। नहीं, आप बताओ। आप। हाँ, आप बताओ। कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या अंतर होता है? सेम। ये जो बोली वही ठीक लग रहा है सर, मेरे हिसाब से तो ये ठीक बोली है। चलो बताओ भाई, आप बताओ। वॉल्यूम जितना जितना आप स्टोर कर सकते हैं, और कैपेसिटी उल्टा उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। ये देखो, दिख रहा है? इसको मैं जानबूझ के एकदम आधा तक रखा हूँ, इतना ही पीता हूँ मैं जानबूझ के एक क्लास में। मतलब पीता हूँ मैं पानी, मतलब मतलब ये सारा वर्ड ही बेकार है, ये पीता हूँ। तो जानबूझ के मैं आधा तक के ही पानी को पी के रखता हूँ, मतलब प्यास लगती है फिर भी मैं इतना ही रखता हूँ, मतलब इस टॉपिक के लिए। तो इसमें वॉल्यूम कितना है वाटर का? हाफ क्या होता है? यूनिट के साथ बताओ। 500 ml। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर को वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बोलते हैं ना, वॉल्यूम है ना, उसको मेजर करने के लिए वॉल्यूम लेते हैं कि किलोग्राम में लेते हैं। वॉल्यूम लेते हैं अपन, गैस के लिए भी लेते हैं, वाटर के लिए भी लेते हैं, नहीं लेते हैं क्या? हाँ। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 500 ml। बट कितना पानी आ सकता है? अरे इस बॉटल में कितना आ सकता है? 1000 ml पानी आ सकता है कितना? 500 ml। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 500। बट कैपेसिटी कितनी है बॉटल की? 1000 ml। तो कैपेसिटी वो होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल उसमें आ सकता है, और वॉल्यूम जो इसकी एक्चुअल क्वांटिटी जो अवेलेबल है, दैट इज वॉल्यूम कितना है इसमें? 500 ml। बट कितना आ सकता है? 1000 ml। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल। इस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है? 1000 ml। बट इसमें कितना वाटर है? 500 ml। समझ आ रहा है बेटा? आप कैसे गुस्से से क्यों देख रही मेरे को ऐसे? है? अच्छा समझ रही हो? समझ रही हो? अच्छा क्या समझी बता। हाँ 1000। वॉल्यूम ऑफ बॉटल। हाँ 1000 ml।
कैसे बोलोगे आप? इसमें मैं अगर रेती डाल दिया तो आप एयर या वाटर के रेस्पेक्ट में देखोगे तब तो बोलोगे ना, एयर या वाटर के रेस्पेक्ट में तब तो बोलोगे ना। और इसमें मैं रेती डाल दिया, डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी डाल सकते हैं। रेती डाल दूंगा तो आप बोल सकते हो कि कितना वॉल्यूम है, आप बोल सकते हैं। इसका वॉल्यूम निकाल लो, बॉटल का वॉल्यूम निकाल लो, समझ आ रहा है? तो टोटल जो इसकी कैपेसिटी है उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ सकता है, दैट इज द कैपेसिटी, है ना। तो इसका वॉल्यूम है 500 ml, और कितना आ सकता है, 500 ml वाटर और आ सकता है, दैट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल। ठीक है, किसी भी कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम वो मटेरियल उसमें आ सकता है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है, ये 1 लीटर का होगा, 2 लीटर का भी होगा, तो डिपेंड करता है कि वो कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है। तो उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम जो है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। भाई आप कितना खाना खा सकते हो वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप एक बिस्किट भी खा सकते हो और 4 पैकेट भी खा सकते हो। तो इसमें कितना वॉल्यूम मटेरियल आएगा, दैट इज डिपेंड ऑन टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल। ठीक है, तो सिंपल समझ गए, वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एंड कैपेसिटी ऑफ लंग। तो भैया गैसेस की वॉल्यूम देखेंगे और लंग की कैपेसिटी देखेंगे। तो चलो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये एक एयर का वॉल्यूम है जिसका कोई क्वांटिटी है, समझ आ रहा है, मतलब एक मेजरमेंट है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 ml होता है, ये तो उसका मेजरमेंट हो गया कि भैया हम टाइडल वॉल्यूम का मेजरमेंट कितना किए, 500 ml किए, ठीक है। लेकिन टाइडल वॉल्यूम क्या है, आप सांस जो लेते हो नॉर्मली, बिना सोचे समझे सांस लेते हो कि सोच समझ के लेते हो? अपन हर काम सोच समझ के करते हैं, ऐसा तो नहीं है? सोच समझ के करते हो क्या, कि बिना सोचे समझे करते हो? मतलब इनवॉलेंट्री है। मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मसल बताया था और एक इंटरनल इंटरकोस्टल, याद आ रहा है? तो इंटरनल कब काम करेगा, जब आप जबरदस्ती सांस लेते हो, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करता है, याद रखना, इसलिए मैंने बोला वो वॉलेंट्री है। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, दैट इज इनहलेशन एंड एक्सहलेशन, तो आप 500 ml एयर अंदर लेते हो और 500 ml एयर बाहर छोड़ते हो, समझ आ गया बात? तो जो नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है वो कितना अमाउंट ऑफ एयर है, 500 ml, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। समझ गया बात, आसान है। देन उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा, 2500 से 3000 ml। अब ये क्या चीज है, इधर देखो, आपके लंग में, आपके लंग में बहुत सारे एयर आने के लिए, जैसे इस बॉटल में मैं पानी 100 ml और डाल सकता हूँ, 200 ml भी डाल सकता हूँ, मैक्सिमम कितना डाल सकता हूँ, 500 ml तक डाल सकता हूँ। अब 500 ml के बीच में 50 ml भी डाल सकता हूँ और 10 ml भी डाल सकता हूँ। समझ आ गया बात इतना? ठीक है, चलो। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, कि इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो। चलो इनहेल करो, अच्छा लगा, वो खांसी आ गया, बेटा जबरदस्ती नहीं करना है ना, ऐसे नहीं कि बाजू वाले के लिए भी ले लेती हूँ सर। तो आप देखो, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लो, 2 बार टाइडल वॉल्यूम लेना, जैसे ही टाइडल वॉल्यूम छोड़ोगे उसके बाद फिर हल्का सा टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल लेते हैं। अब जबरदस्ती एयर लो, तो टाइडल वॉल्यूम से कम 5 से 6 टाइम आप एक्स्ट्रा एयर ले पा रहे हो कि नहीं, देखो एक बार करके देखो।
5 to 6 टाइम आप एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर पा रहे हो? करके देखो बाबा, आप करो ना, घर से करके आए हो। मैं अनुलोम विलोम करता हूँ सर, योगा प्राणायाम करता हूँ, मैं घर में बहुत बार किया, बस पूरा याद है मेरे को। हाँ चलो बताओ, 5 to 6 टाइम एक्स्ट्रा एयर ले पा रहे हो? देखो नॉर्मल एयर, ठीक है, आप एकदम जबरदस्ती 5 to 6 टाइम ले पा रहे हो? चलो अब फिर से 2 बार नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना, उसका जबरदस्ती एयर छोड़ना, नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद जबरदस्ती एयर छोड़ना, एकदम जितना छोड़ सकते करो। नॉर्मल पहले लो, छोड़ो, खत्म हो गया जल्दी। जिसको सर्दी है वैसे मत करना, अभी क्या सर्दी वर्दी भी हो रहा है, ठीक है। कितना एयर आप बाहर छोड़ पा रहे हो? क्या जितना आप एक्स्ट्रा इंस्पायर किए थे उतना आप क्या एक्सपायर कर पा रहे हो? नहीं, मुश्किल से 2 टाइम्स, मतलब एक्सपिरेशन जितना आप नॉर्मली कर रहे हो उससे 2 टाइम ही आप रिलीज कर पा रहे हो। समझ आ रहा है? वो कितना हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो रिजर्व वॉल्यूम आपके लंग्स में है, उतना एयर है, आप उसको बाहर छोड़ रहे हो। तो तीसरा क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कितना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? कितना आप वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हो जबरदस्ती, निकाल के देखो जबरदस्ती, खत्म हो गया जल्दी से। लेते हो तो बहुत सारा, और जब छोड़ते हो तो जबरदस्ती एक्स्ट्रा। आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, एक्स्ट्रा जो एयर आप छोड़ रहे हो जल्दी खत्म हो गया, 2 टाइम्स में खत्म हुआ, मतलब 2 टाइम्स एयर ही छोड़ पा रहे हो टाइडल वॉल्यूम के। समझ पा रहे हो? करके देखो कितना होगा भैया, 1000 to 1100 ml, डबल ही छोड़ पा रहे हो ना। देन उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? आप सांस छोड़ो, एकदम पूरा छोड़ के रुक जाओ और निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा सर, सांस ही पूरा निकल जाएगा। तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आपने फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया, पूरा एयर बाहर निकाल दिया जबरदस्ती, उसके बाद भी आपके लंग्स में कुछ एयर अभी भी बचा हुआ है, उसी को बोलते हैं रिमेनिंग या रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। कितना है? 1200 ml, 1200 ml का वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा रहेगा, जिसको आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों ऐसा? अगर आप बाहर निकालोगे तो लंग चिपक जाएगा, एल्विलाई से ही एयर बाहर अंदर जा रहा, ये देखो ये एल्विलाई है, एयर अंदर आया फैला, एयर बाहर गया, और बाहर निकालोगे ये, अब जो हल्का सा बचा हुआ है अभी भी एयर इस एल्विलाई में, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग। समझ आ रहा बात? अब इसको भी बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? एल्विलाई की वॉल चिपक जाएगी, फिर आप उसको फूक के उसको खोलना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। ले तो थोड़ा फूक तो चिपक गया ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कब बाहर निकलेगा ये? कोई हाथी वाथी पैर रख देगा, पूरा लंग ऐसा पिचक के। समझ आ रहा है? तो ये याद हो गया, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो जा सकता है फोर्सफुल ब्रीथ इन में, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन आप करोगे, ब्रीथ आउट करोगे, वो क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? जो हमेशा बचा रहेगा, कितना भी कोशिश करो बाहर नहीं निकलेगा वो, ठीक है। लंग को वो थोड़ा सा इन्फ्लेट करके रखता है, फुला के रखता है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। उसका कितना है? 1200 ml। क्लियर है बात? युवराज, एसी इसका रिमोट लाना, एसी का
हो गया। चलो अब देखते हैं बेटा कैपेसिटी। सबसे पहले क्या देखेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। बुक को बंद कर दो पहले। बंद करो बुक। आप बताओ बेटा लास्ट थर्ड में लास्ट थर्ड कौन है? हाँ आप। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप, ये मैंने लिखा हुआ है इसी से ही आपको तो लो सांस लो, कितना मैक्सिमम ले सकते हो बोलना बेटा, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर सकते हो, उसी को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। कितना ले सकते हैं? अरे यार बेटा, कौन कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर आप ले सकते हो मैक्सिमम? टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो कि नहीं? आप नहीं ले सकते। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हो, लेके देखो ना। टाइडल वॉल्यूम लिए, ले सकते हो, और ये भी ले सकते हो। तो ये आ गया आपका क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी विच कैन बी इंस्पायर्ड। मैक्सिमम कैपेसिटी विच कैन बी इंस्पायर्ड मतलब मैक्सिमम आप इंस्पायर्ड कर सकते हो। समझ आ गया बात? तो वो कैपेसिटी हो गई, इससे ज्यादा आप ले सकते हो क्या? इससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है। इस बॉटल में मैक्सिमम कितना पानी डाल सकते हो? 500 डाल सकते हो। समझ आया बात? समझ आ रहा है? तो इंस्पायर्ड कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल, अभी कितना इंस्पायर्ड वॉल्यूम डाल सकते हो, कितना आप इस बॉटल में पानी डाल सकते हो? मैक्सिमम 500 में डाल सकते हो बस। ठीक है, तो कितना होगा बेटा इसका? 500 प्लस 3000, मैक्सिमम लेके चलेंगे तो 3500। 3000 से 3500 ml। 3500 समझते हो? 3500 है। कई लोगों को नहीं आता है हिंदी, कई लोग बहुत अंग्रेजी आता है कई लोगों को। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इस बॉटल से मैक्सिमम कितना पानी बाहर निकाल सकता हूं? 500 ml निकाल सकता हूं बस। है तभी तो निकाल रहा हूं ना, और नहीं रहेगा तो कहां से निकाल? किसी के पास नहीं है क्या बॉटल खाली वाला? नहीं है, छोड़ो। अब ऐसे नहीं जबरदस्ती नीचे गिरा दोगे। हाँ, अब जैसे इस बॉटल से मैं मैक्सिमम कितना पानी निकाल सकता हूँ? 100 ml निकाल सकता हूँ बस। जितना है उतना ही निकालेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते। तो लंग में नॉर्मली, अब देखो, नॉर्मल ब्रीथ इन किए, नॉर्मल ब्रीथ इन करो, अब पूरा छोड़ दो। कौन कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाले? टाइडल वॉल्यूम जो लिए थे वो निकालोगे, निकाल दिए। और क्या निकालोगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालो। कितना होगा? 500 प्लस कितना हो जाएगा? 1500 से 1600 ml। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम या रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी मुझे बताओ, नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा रेसिडुअल रहता है? कैपेसिटी। हाँ चलो आप बताओ बेटा, आप बताओ, ये बताइए। नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के अलावा कितना आपके लंग्स में कैपेसिटी है और उसका वॉल्यूम कितना है? और बस, टाइडल तो आपने निकाल दिया। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद आपके लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है? बोलो। एक्सपायरेटरी बचा है कि नहीं?
नॉर्मल ब्रीथ आउट के बाद एक्सपायरेटरी बचा है कि नहीं भाई? लास्ट बेंच बचा है कि नहीं? बोलो। क्यों बाबा? स्टैंड लगा के मत बैठो, ऐसे स्टैंड लगा लेते हैं। स्टैंड मत लगाओ भाई, गाड़ी तो ना हमारा मुंडी। आफ्टर ब्रीथ आउट, नॉर्मल ब्रीथ आउट, नॉर्मल ब्रीथ आउट कितना ml है? 500 ml है। उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है वही पूछ रहे हैं। बताओ जल्दी बताओ, क्या क्या आएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा और तो ERV प्लस RV कितना हो जाएगा? ERV कितना है? ठीक है। देन चौथा क्या देखेंगे? चौथा क्या देखेंगे? वाइटल कैपेसिटी। अभी तो देखो, इसको समझ लो। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? हमारे जिंदा रहते हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को यूज कर पाते हैं। वाइटल मतलब लिविंग रहते, जिंदा रहते हम कितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस का इस्तेमाल कर पाते हैं। टाइडल वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हो बेटा? करती हो? IRV का, ERV का, रेसिडुअल वॉल्यूम का इस्तेमाल आप कर पाते हो? उसका हम यूज नहीं कर पाते। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सारे वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो रहते हैं वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी समझ गया? जिंदा रहते हैं हम कितना हम नॉर्मल यूज कर पा रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम लिया, ERV सॉरी IRV लिया, IRV को मैंने छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम को छोड़ा, फिर समझ आया बात? ठीक है, चलो। तो क्या क्या आएगा इसमें? TV प्लस IRV प्लस ERV कितना होगा? जोड़ दो। बोलो बेटा। 3500 और ये 4600। चलो, अब इसमें अपन देखेंगे कि टोटल लंग की कैपेसिटी। अब देखो, अब आप क्या करो कि नॉर्मल सांस छोड़ो, छोड़ दिए, नॉर्मल सांस छोड़ दिए। अब आप सांस लो, तो पहले क्या लोगे? टाइडल वॉल्यूम। और क्या लोगे? IRV लिए, तो TV प्लस IRV लिए, लिखो इसको। टोटल लंग कैपेसिटी TV लिए, ये आ गया। टोटल लंग की बात करेंगे। IRV पहले से कितना था? ERV पहले से था, और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो कभी नहीं निकलता, वो तो रहेगा ही रहेगा जब तक है जान। जब तक है जान, एक मूवी था ना, जब तक है जान था क्या? उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। वहीं से सब लोगों को ना लद्दाख का कीड़ा काटा था। ऐसे तो नॉर्मली इंटरनेट उस समय ज्यादा एडवांस नहीं था, इंटरनेट, है ना। वहां से सब लोग देखे भाई। फिर उसके बाद आया मेन 3 इडियट्स। 3 इडियट्स से मेन जो है वो शिमला और वो वाला जो रूट था ना, लद्दाख वाला, उसके बाद ही कीड़ा ज्यादा काटा। हम भी जाएंगे, वायरस का कीड़ा मतलब, हम भी जाएंगे, वही लेक जाएंगे, वो लेक ना, पेंगोंग लेक। अभी मैं उधर ही घूमने गया था, तो मेरा एक दोस्त बोलता है, अभी तू वो रेंचो के घर गया था क्या? शिमला में था ना वो, शिमला में ही था ना। हाँ, तो बोले रेंचो के घर गया था, मैं शिमला भी होते आया था। बोले रेंचो के घर गया था, मैं बोला काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, रेंचो का घर। हाँ, चलो। तो कितना होगा बेटा?
5800 6000 भी लेते हैं। चलो इतना समझ गए। फिर एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड आता है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, समझ लो क्योंकि कॉपी बंद करवाने वाला हूं। देखो ये जो कैपेसिटी वेपेसिटी है ना, इसको रटने का नहीं है, तो समझने का है। रटोगे तो क्वेश्चन नहीं बनता है। अभी तो इजी आ रहा है, थोड़ा सा अगर अच्छा क्वेश्चन दे दिया है ना बना ठना के, तो थोड़ा दिक्कत जाएगी। ये सब याद है कि नहीं? अब ये याद हो गया? बोलो। चलो देखें, आगे देखें। मैं जैसे पूछूंगा वे बताएंगे। किससे पूछूं? हाँ बेटा, ये ब्लैक टी शर्ट, क्या नाम है आपका? अनिकेत। नाम तो मैं से पूछूं जैसे याद हो जाएगा। तो अनिकेत बताएगा कि आप जब मतलब नॉर्मल, आपने क्या किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, ठीक है, फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने इंस्पायर्ड किया? फिर से बताओ। आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, या सॉरी नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, फिर एक्सपायरेशन किया, फिर नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, देन उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने लंग्स में डाला? बोलो बोलो बोलो। आप बताओ बेटा। विश्वा के पीछे, हाँ। हाँ बेटा। बेटा देखो, बुजुर्ग आदमी, कान वान सुनाई देता नहीं मेरा। हाँ, 3500। आप बताओ बेटा। 35। क्यों बेटा? हाँ, पहले 500 लिए, उसके बाद कितना होगा? 3500 होगा। तो पहले इंस्पायर किए, टीवी लिए, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में IRV लिए, कितना होगा? तो एक्चुअल में आपसे क्या पूछ रहा है वो? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को पूछने का एक अलग तरीका है, ठीक है। चलिए। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। देयर इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन, what volume of gases taken in lungs? मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ बता बेटा। बैठे बैठे बताओ। 3000। नहीं बताओगी? मैं सबको पता चल जाएगा, बताऊंगी तो। 1200। 1200। नहीं बताओगी? कितना होगा? इतना नाखून काटने का आदत है क्या? मेरा भी बढ़ गया। टाइम मिलेगा तो बता देना, तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कई लोग आदत होती है ना नाखून काटने, खाते 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 तो पूरा खत्म कर डाल। अच्छा, नाखून ही नहीं है। कई लोगों की आदत होती है ना, एकदम ऐसे पूरा खा डालते हैं।
इतना इतना नाखून खा डालते हैं कि मतलब उनका नाखून का जो लेवल है वो एकदम पीछे हो जाता है। कई लोग तो खून खून हो जाता है, देखिए ना। ठीक है, उनको उनपे इतना दया आता है, ऐसा लगता है तू मेरा भी काट ले भाई, और तेरा खत्म हो गया, मेरा काट ले नाखून। खाते हैं ना कहीं। नहीं ये नहीं खा रही थी, मतलब कई लोगों की आदत होती है, बता रहा हूँ। मैं देखा हर क्लास में कोई ना कोई रहता है, मेरे को दया आता है, तो ऐसा लगता है कि अपना भी दे दूं ले। हाँ चलो बता बेटा। हाँ 40। हाँ हाँ 3000, 3500 बोलना बेटा। हाँ बताओ, आप बताओ। 2000, 4600, 4601, जल्दी बताओ। 4602, जल्दी बताओ। हाँ 1900, कम हो गया है तो नहीं मिलेगा। बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ, हाँ बता बेटा। 3500, जो सबसे ज्यादा बोली बोला है उसी को मिलने वाला है प्राइस। इसी को मिलेगा। हाँ इधर भी मिलेगा। हाँ ये भी अरे नहीं तो बोली जो मतलब मैं पूछूंगा बोली बोलेगा ना। नहीं 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 ऐसा नहीं होता। तो इधर देखो भैया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किए। अब चलो छोड़ो, निकाल दिए पूरा। फोर्सफुल एक्सप्रेशन किए, किए ना। अब वापस अंदर को, तो पहले क्या लोगे? पहले ईआरबी जो आपने छोड़ा है उसको पहले तो लोगे। इधर देखो, फोर्सफुल एक्सप्रेशन किए, क्या निकाले? ईआरबी बाहर निकाले ना। अब उसको अंदर लोगे पहले कि टीवी ले लोगे सीधा? पहले तो जो फोर्सफुल एक्सपायर्ड किया ना, दैट इज ईआरबी। ईआरबी बाहर गया है कि नहीं? अब उसको अंदर लो, नॉर्मल हो गया, ईआरबी चला गया। अब क्या लोगे? अब टाइडल वॉल्यूम लोगे। अब आईआरबी लोगे। समझ आ गया बात कि नहीं समझ आया? समझ आया स्तुति? क्या समझ आया? समझ आया? चलो फिर से। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन there is a forceful expiration. What volume of air, what volume of total air has been expired? मैं जैसे पूछूंगा वही बताएगा। बता बेटा, ये देख रहा मेरे को एकदम प्यार से देख रहा है। कहाँ से कहाँ ध्यान रहती है? सामने बैठ के। वाह, क्या बोला मैं क्वेश्चन? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, हर चीज को लिखना क्यों पड़ता है? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन there is forceful expiration. What volume of air has been expired by lung? मैं जैसे पूछूं कोई बताएगा। हाँ बता बेटा, ये बताइए। हाँ क्या क्या बोला मैंने? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो लो पहले, पहले लो। अब पूरा निकाल, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने बाहर निकाला? बता बेटा, ये बताएगी। सिविल ड्रेस में है जो इधर, पूरा येलो ड्रेस के पीछे। हाँ बताओ। हाँ 1100 से 1200 बोल रही है, और कोई 1000 1100 बोल रही है। हाँ 1600 बोल रही है। बता क्या नहीं निकाला?
अभी क्या निकालना हो? 1600, 46, 2300, 6000 कौन बोला? कौन बोला 6000? चलो रेसिडुअल वॉल्यूम भी निकाल दो, लंग्स को चिपका दो, मर जाएगा आदमी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में। हाँ 1900 से 2000, 4000, 4600, 4000 से 4600, 1900। ये मेरे को रिश्वत दे रही, इतना पैसा दूंगी सर, इतना पैसा दूंगी सर, मेरा आंसर सही बोला। 3000 बोल रही, 1900, 1600। और कोई? अरे बाबा थोड़ा आप लोग, हाँ बेटा है 1700, बहुत कम है बेटा, नित्य में नहीं देंगे। हाँ चलो इधर देखो, अब इधर देखो, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो, क्या लिए अंदर अभी? टीवी प्लस आईआरबी लिए। चलो अब छोड़ना चालू करो, तो पहले क्या छोड़ोगे? पहले आईआरबी छोड़ोगे, जो लिए वो तो निकालो। आईआरबी पहले निकालोगे, कितना निकाले? 3000। फिर क्या निकालोगे? टीवी 500, 3500 हो गया। उसके बाद ईआरबी भी निकालोगे, फोर्सफुल एक्सप्रेशन पूरा निकाल दोगे जितना लंच। ईआरबी निकालोगे, कितना निकाल दिए? 4600 हुआ, सेम आंसर। समझ आया बात? इधर देखो, आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, आपके पास ये पहले से था, आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो आईआरबी भी ले लिया। अब निकालो, आईआरबी को पहले निकालोगे, जो लिया हो पहले उसको निकालोगे ना। आईआरबी पहले निकालोगे, फिर टीवी निकालोगे, फिर ईआरबी निकालोगे, उतना ही आंसर आएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो बुक में जैसा लिखा है रटा रटा रटाया लेके जाओगे तो क्या बेटा, धसक जाएगा क्वेश्चन आपका। हाँ बेटा, हाँ वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर निकाले हो ना बाहर, तो जितना आप लोगे उतना ही निकालोगे ना। नहीं कैपेसिटी नहीं पूछ बेटा, कैपेसिटी नहीं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर निकाले, तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर लिए उतना ही निकालोगे ना। तो कितना अंदर लिए? फोर्सफुल इंस्पिरेशन पहले से था आपके पास ना, पहले से तो ईआरबी था ना आपके पास, था ना जी। उसके बाद टीवी लिए, फिर आईआरबी लिए। अब आप एक्सपिरेशन करोगे तो पहले आईआरबी छोड़ोगे, फिर टीवी छोड़ोगे, और ईआरबी का भी तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसको भी बाहर निकालोगे, तो तीनों को ऐड कर दोगे। आपसे ये भी पूछ सकता है, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन देयर इज अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड? कितना कैपेसिटी ऑफ एयर जो इंस्पायर्ड किए? 4000। कितना भाई, तो पूरा कैपेसिटी जितना था बाहर निकाल दिए ना। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो गया एक प्रकार से वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को ही मैक्सिमम अंदर वाइटल कैपेसिटी डाल सकते हो, मैक्सिमम वाइटल कैपेसिटी को बाहर निकाल सकते हो। वाइटल कैपेसिटी ही मैक्सिमम अंदर ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? देखो, फोर्सफुल एक्सपायर कर लो, फोर्सफुल एक्सपायर कर लो, ईआरबी चला गया, अब वाइटल कैपेसिटी पूरा अंदर ले सकते हो। सांस लेना चालू करोगे तो ईआरबी जो छोड़े पहले वो डालोगे, फिर टीवी, फिर आईआरबी, तो कितना गया? 4600, दैट इज वाइटल कैपेसिटी तो अंदर लिए, और वही बाहर निकाल सकते हो, खत्म। समझ आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम हॉल में, मतलब ऐसा ऐसा नहीं करना एग्जाम में, ये बेटा अस्थमा तो नहीं है बोल के उठा के ले जाएंगे आप, नहीं फिर आप क्या बोलोगे? आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। हाँ चलो, समझ आ रहा है? और एक आध पूछें क्या? चलो, अब आफ्टर नॉर्मल
आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ आउट, after normal breath out, there is a forceful inspiration and forceful expiration. What volume of air has been inspired? पूरा सुन ले अम्मा। आफ्टर नॉर्मल, इधर देखो, आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ आउट, ठीक है, देयर इज, चलो अलग में लिख देता हूं, देयर इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल expiration. What volume of air inspired, what volume of air inspired during this event? हाँ ये बताइए कि लास्ट, बेटा आप चश्मा वाली वापस तो बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा 3500। बाजू वाली बताओ बेटा, उतना ही है सर, मेरा भी ऐसा, हाँ आप बताओ बेटा, ख्याति के बाजू में 3500। आप लास्ट कितना? 3000। हाँ कैसे आया? इससे क्या बोल रहा है? आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ आउट आपने टीवी छोड़ दिया, ठीक है, देयर इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो आपने क्या लिया? टीवी लिया प्लस आईआरवी लिया। उसके बाद बोल रहा है कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन पूरा निकाल दिया, क्या करना हमको उससे? पूछ क्या रहा है? इस इवेंट में, जो भी इस क्वेश्चन में इवेंट हो रहा है, ब्रीथ आउट किए, नॉर्मल ब्रीथ आउट किए, फिर फोर्सफुल ब्रीथ इन किए, फिर उसके बाद ब्रीथ आउट कर दिए फोर्सफुल। इस पूरे इवेंट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड हुआ? यही तो हुआ, क्योंकि नॉर्मल ब्रीथ आउट के बाद का बात कर रहा है, तो 3000 से 3500। समझ आ रहा है? अगर आपसे पूछता कि आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ इन देयर इज अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग दिस इवेंट, तो फिर खाली आईआरवी आता। समझ आ गया कि नहीं समझ आया? आ गया ना? इधर देखो, ये टाइडल वॉल्यूम है। ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एमटीजी फिंगर टिप्स को, ये टाइडल वॉल्यूम पॉजिटिव में, टाइडल वॉल्यूम ये ब्रीथ इन है और ये ब्रीथ आउट है, ठीक है। क्या होगा ये? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आया? उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम। हम यहां तक नहीं आ पाते, हम यहीं से आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिए? टाइडल वॉल्यूम लिए। ये क्या है? आईआर। समझ आया? तो आईआरवी कहां से कहां तक के? कभी भी आईआरवी स्टार्ट करने से पहले टीवी लेना पड़ता है, इसका मतलब, बिना उसके तो नहीं ले सकते, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आया कि
आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, बोलो, चला गया। देयर इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो जो पहले छोड़े हैं वो तो लो। ERV पहले लिए, फिर TB लिए, फिर तीनों को ऐड कर दो। समझ आया क्या बात? ठीक है, समझ आया ग्राफ? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल नहीं मारना, है ना। मैं आप लोगों को मतलब इस चैप्टर का मतलब जैसे आप जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग था कॉन्सेप्ट, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व एंड प्रेशर डिफरेंस इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। प्रेशर डिफरेंस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कितना प्रेशर होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और आपको याद कैसे करना है वो बताऊंगा मैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट का पूरा मैकेनिज्म और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा। गोल नहीं मारना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।